हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे और जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं वो ऐप पे और या यूट्यूब पे है, उसको आप जाके वेक्टर शुरू से पढ़ लें। जब तक मैं आप लोगों को ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये पढ़ा रहा हूँ तब तक जाके आप लोग वेक्टर पूरा पढ़ लीजिए, ताकि हम लोग मोशन इन 1D को अच्छे से समझ पाएँ, उसको कर पाएँ। 2D को एटलीस्ट ज़रूरी है, उसमें तो मस्ट है वेक्टर। 1D में तो एक बार हम लोग साइन के साथ भी अपना काम चला लेंगे, लेकिन 2D में या फिर आगे और फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे तो और ज़रूरी होगा। एनीवे, सो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पिछली बार हम लोग साइंस के बारे में काफ़ी पढ़ लिए थे, पढ़ के लिए थे, डिस्कस कर लिए थे कि साइंस क्या है, आप लोगों को आगे फर्दर कैसे दुनिया को देखनी है और किस तरीके से फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बाकी दूसरे स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कैसे चीज़ें अलग अलग है, उस तरह से हम लोग बात कर लिए थे। साइंटिस्ट के बारे में बात कर लिए थे। आज हम लोग को अब पढ़ाई करनी है कि ग्राफ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ, जैसा कि मैं बताया था कि ये किसी का फंक्शन होगा, तो ये हम लोग दो तरीके का बात करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और दूसरा कर्व होगा। इसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात मैं करूंगा कि भाई ये x है, ये y है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग ऐसे मोड़ देंगे, इधर मोड़ देंगे, ऐसे जब चेंज करेंगे इसका डायरेक्शन, ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, मोड़ मोड़ के लेके लौट के फिर आ भी जाएंगे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम लोग हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो जो जिस तरह से साइंस इवॉल्व हुआ है वैसे ही पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो हम लोग पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ से कौन कैसे सोचा, फिर उसमें थोड़ा सा टफ पार्ट, देन टफर एंड जो आज जहाँ पे पहुँचे हुए हैं वहाँ तक, अपने खासकर अपने कोर्स में। नहीं तो फिर हायर एजुकेशन में तो और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, तो वो तो बाद में पढ़िएगा। लेकिन हम लोग इसी तरह ट्राई करेंगे कि शुरू में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे और उसमें उसको धीरे धीरे चेंज करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किसी भी चैप्टर में। तो कर्व की बात करें तो कर्व में तो मैं बोलूँगा कि भाई कर्व ऐसा होता है, कैसा भी ये कर्व है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसे न चले, मुड़ता रहे। तो ये इतना सिंपलेस्ट फॉर्म है कि इसको कोई एक पॉइंट और स्लोप, जो अभी एक नया वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, स्लोप, तो हम लोग वो बाद में देखेंगे, काफ़ी है, या फिर 2 पॉइंट काफ़ी है किसी स्पेसिफिक लाइन को खींचने के लिए, है ना। तो इसी यही रीज़न है कि इसमें फर्दर कोई डिवीज़न नहीं करूँ। हालांकि जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो इसमें फर्दर मैं डिवीज़न करूँगा और इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो इक्वेशन है mx + c, इसे हम लोग स्लोप कहते हैं, इसे हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और एक और चीज़ जो नोटिस करना है वो आप लोगों को ये नोटिस करना है कि y और x ये 2 वेरिएबल होते हैं। ये मैथ्स में y और x होते हैं, फिजिक्स में v, t, फोर्स, टाइम, करेंट, चार्ज,
इंड्यूस ईएमएफ, कुछ भी जो अक्सर किसी भी चैप्टर में दो क्वांटिटी के बीच में आपको मिला करेगा, तो वो ये चीज़ें दो के बीच में, तो दो वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कैसे स्ट्रेट लाइन पहचानेंगे। स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो कोई स्टडी करना, चाहे कोई चीज़ दिया रहेगा तो फिर स्ट्रेट लाइन खींचना, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, पावर 1 1 है, ये देखेंगे बाद में। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्लोप क्या होता है, जिसे हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी फिलहाल कर्व में हम लोग बात कर लेते हैं। नोन कर्व और अननोन कर्व। हम लोग अब पढ़ रहे हैं कर्व की बात कर रहे हैं, नोन कर्व और अननोन कर्व। अब ये बात हो रही है कि ऐसे सब डिवीजन क्यों हो रहे हैं ना, जो फिजिक्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब डिवीजन्स क्यों हो रहे हैं। इस तरह का तो कहीं भी डिवीजन है, समझने की जरूरत है कि कहीं भी डिवीजन इस पे डिपेंड करता है कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा बेस क्या है डिवाइड करने का, है ना। तो जैसे एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं कहूँगा कि दुनिया में फोर्सेस कितने तरह के होते हैं ना। बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे एग्जांपल लूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि दुनिया में फोर्सेस कितने तरह के होते हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हम किस चीज़ को बेस बना रहे हैं, हम लोग स्टडी करने का क्या मकसद है। कि जो मकसद है ना, जो मोटिव है ना, कि हम लोग क्या हमें करना है, क्या समझना है, उसके अनुसार डिवीजन होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे दुनिया में दो ही तरह के फोर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, इसके अलावा फोर्स नहीं होते, है ना। तो ये मोटिव था किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करने की, स्थिति को, जो इनर्शिया के नाम पे, जड़त्व के नाम पे आप लोग पढ़े होंगे। तो ये समझने की जरूरत है ना कि अब जब हम लोग मोशन में बदलाव की बात करते हैं, तब हम लोग किसी सिस्टम के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की बात करते हैं। जब पूरी दुनिया में जो चीज़ें दिख रही हैं, यूनिवर्स लेवल से लेकर एटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक, क्वार्क लेवल तक जो भी बातें हैं, यदि हम लोग उस पर बात करें कि दुनिया को गवर्न करने वाले फोर्सेस कौन से हैं, तो तब बात होगी कि दुनिया में 4 तरह के फोर्स होते हैं। अब ये हम लोग फंडामेंटलिज्म पे जा रहे हैं, मतलब फंडामेंटल 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। बेस क्या है, इस दुनिया को इस तरह से बनाए रखने वाले कौन से फोर्सेस हैं, मतलब what are the basic causes for this beautiful world and dynamism of this universe। यदि इसकी बात करें तो 4 तरह के फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये होते हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं जैसा कि बोला भी हूं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा भी इसके लिए अलग अलग, इन सारी चीज़ों के लिए कि ये सब थ्योरीज कौन सी हैं। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं कि हम ये डिवीज़न क्यों, ताकि आपको लगे कि ऐसा ना हो कि आप कॉपी कर ले, कॉपी में रह जाए और फिर कहीं पे ग्राफ व्राफ की बात हो तो कम समझ में आए। तो फोर्स की बात हो रही थी, कोई कहता है कि फोर्स कितने तरह के होते हैं, तो मैं कहूँगा फोर्स दुनिया में 2 तरह के होते हैं। अब नया बेसिस है मेरा, विजिबिलिटी लूँ तो मैं कहूँगा दुनिया में 2 तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। जैसे अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, इस पे अर्थ फोर्स लगा रही है पर कांटेक्ट में नहीं है, पर अर्थ लगा रही है, mg छोड़ दूंगा तो नीचे चला जाएगा ये, तो इसे बोलेंगे फील्ड फोर्स। जो अर्थ का फोर्स है mg, वेट जिसे बोलते हैं, वो फील्ड फोर्स है, क्योंकि कांटेक्ट में तो है नहीं अर्थ के। लेकिन मेरा वाला फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। तो दुनिया में 2 ही तरह के, एक बड़े से स्केल पे हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं विजिबिलिटी को लेके। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जब बेस बदलते हैं, स्टडी का अपना मोटिव बदलते हैं, तो किस तरीके से फोर्स के टाइप्स और नंबर्स सब चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग वर्क डन, एनर्जी ट्रांसफर, वर्क डन की बात करें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ऐसे तो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के फोर्स होते हैं,
कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव। मतलब क्लोज्ड लूप में यदि वर्क डन 0 हुआ या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पहुंचने में पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन हुआ किसी फोर्स का, तो उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। और यदि पाथ डिपेंडेंट हुआ चाहे क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप में यदि वर्क डन 0 नहीं हुआ तो हम लोग नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। सो ये कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ये जो तरीके जो, अच्छा ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं पे जब आप इस तरह की बात देखें, एक्सटर्नल इंटरनल, कॉन्टैक्ट फील्ड, फंडामेंटल फोर्सेस, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, सूडो फोर्स, रियल फोर्स, बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इस पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को कि ये क्या, हम तो कुछ और पढ़े थे, यहाँ पे तो कुछ और नाम है। तो दुनिया में नाम ये सब चीज़ें किस पे आती हैं, जब हम अपना बेस बदलते हैं। और यही रीज़न है कि हमें सब कुछ अलग अलग डिवीज़न के नाम पे जानना होता है। जैसे फिलहाल मैं अभी डिवाइड कर रहा हूँ, अभी मैं शेप, जो शेप है उनका, जो जिस तरह का लाइन खींचना है उस बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में इसी तरह से देखेंगे तो मजा आएगा। कभी हम लोग स्लोप पे डिवाइड करेंगे, कभी हम लोग सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर नॉन सर्कुलर कर्व को डिवाइड करेंगे। अभी फिलहाल नोन और अननोन के नाम पे डिवाइड किए हैं, यही मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि एग्जाम्पल एक और लूँगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में पत्तियां कितनी तरह की होती हैं, जो पेड़ों में होती हैं लीव्स, तो कितनी तरह की होती हैं, तो सबके अलग अलग जवाब आएंगे। कोई कलर बेस ले सकता है, कोई स्ट्रक्चर बेस ले सकता है, कोई रीजन जो क्षेत्र है उसका बेस ले सकता है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पत्तियां कलर बेस लेंगे तो कहेंगे कि पत्तियां 5 तरह की होती हैं, लाल पत्तियां, हरी पत्तियां, नीली पत्तियां, पीली पत्तियां और बाकी सब पत्तियां। अब दुनिया में इतनी तरह की होती होंगी, नहीं आएगा तो बाकी सब में रख लेंगे। चाहे स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर पत्तियां कितनी तरह की होती हैं, कलर बेस नहीं है हमारा बेस है स्ट्रक्चर। तो दुनिया में 2 ही तरह की पत्तियां होती हैं, सीधी पत्तियां और टेढ़ी पत्तियां। दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं, तो कलर बेस हो सकता है, हाइट बेस हो सकता है, रीजन बेस हो सकता है, लैंग्वेज बेस हो सकता है, रिलीजन बेस हो सकता है ना। तो इस पे डिपेंड करता है। चाहे सबसे अच्छा है ना, जैसे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं। और फाइन डिवीजन करेंगे तो बीच में एक और ले लेंगे, गोरे लोग होते हैं, सांवले लोग होते हैं, काले लोग होते हैं। और डिवीजन लेंगे तो गोरे में भी थोड़ा सा ज्यादा गोरे कम गोरे, ज्यादा सावले कम सावले, ज्यादा काले कम काले, ऐसे 6 डिवीजन। तो जितना ही डिवीजन हम लोग करते हैं उतना ही ज्यादा फाइन डिवीजन होता है दुनिया में किसी भी चीज का, और जितना ही कम डिवाइड करते हैं उतना ही थोड़ा बड़ा थोड़ा सतही डिवीजन होता है, थोड़ा मोटा मोटा डिवीजन जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम लोग को ये समझने की कोशिश करनी है। तो हमें न्यूमेरिकल नहीं देना, अभी हमें बताना है कि नोन कर्व और अननोन कर्व ना। तो नोन कर्व में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। समझो नोन कर्व, पैराबोला, पैराबोला कैसा होता है भाई? पैराबोला देखो ऐसा होता है पैराबोला। या पैराबोला ऐसा भी होता है, पैराबोला ऐसा भी होता है, नीचे भी होता है, इधर भी होता है ना। तो पैराबोला एक तो ये हुआ वाई एक्स एक्सिस। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लो यहाँ पे नहीं तो अलग से कैसे समझेंगे। पैराबोला देखो ऐसा होता है, देखो पैराबोला ऐसे, पैराबोला या ये ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऑब्लिक पैराबोला। मतलब पैराबोला कैसा होता है, शेप समझना है, शेप पैराबोला। अब हम लोग इसको याद करेंगे कि समझे रहेंगे कि पैराबोला कैसा शेप होता है। जरूरी नहीं है कि यहीं पे बनेगा, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे, पर शेप यही होता है। ये दिमाग में बैठाओ कि पैराबोला
पैराबोला होगा तो शेप ऐसा होगा, चाहे शेप ऐसा होगा, थोड़ा मुश्किल होगा ये क्योंकि इस तरह का शेप कई जगह दिख जाएगा, तो वो पैराबोला होगा। और उसका उसका नेचर कैसा होता है, ये जाता है तो फिर चला ही जाता है, फिर लौट के नहीं आता है, ऐसे चला जाता है। तो एक ये चीज़ है जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है ना, आप लोग को दिमाग में रखना है कि ये पैराबोला होता है। हम लोग इसको अलग से फिर से पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन और ये नोन कर्व में ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पैराबोला, अब हम लोग देखेंगे इलिप्स। इलिप्स वाई एक्स, इलिप्स कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे, अंडा टाइप का याद रखेंगे। यदि अंडा टाइप का हुआ तो इलिप्स, मतलब यदि अंडा टाइप का बना है तो इलिप्स कहेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और कहीं पे इलिप्स की बात होगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो अंडाकार होता है, एग लाइक, है ना। और ये समझने की ज़रूरत है। और जब हम लोग इसी 3D को, इसी को प्रोजेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं इसे, और सही में अंडा का 3D पार्ट सरफेस देखते हैं तो इलिप्सॉइड कहने लगते हैं। तो बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोन कर्व हैं जिनका हम लोग नाम रखे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये फटाफट आप लोग नोट करिए कि स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व में किसी भी तरह के कर्व में हम दो डिवाइड कर रहे हैं, नोन कर्व और अननोन कर्व। नोन कर्व मतलब जिसको हम लोग जानते हैं, जिनका नाम रखे हुए हैं, और अननोन कर्व मतलब जिनका नाम हम लोग नहीं रखे हैं, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। जब रिलेशन दिया जाएगा तो हम लोगों को खींचना है ना। अच्छा, तो जो मैं आपको समझा रहा था कि बेस क्या है, तो समझने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो ना। इसको दुनिया में दो डिवीजन में क्यों किया, हमें नहीं मालूम कि कोई और किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं किया हूं, ये भी समझना है। तो नोन कर्व और अननोन कर्व का मकसद ये था कि जिनका नाम रखा गया, जिन कर्व का होते थे कर्वी हैं, जिनका नाम रखा गया उनको नोन कहे। और क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन करते रहना चाहिए, बहुत सारे इसका नाम क्यों नहीं रखा गया, इसी का नाम क्यों रखा गया, इनका ऐसे शेप का नाम इसलिए रखा गया। ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसलिए नाम रखा गया क्योंकि हमारे जिंदगी में जो फिनोमेना होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, इसको मैं फेंक दूं तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसको मैं फेंक दूं तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये वाला देखो, ये वाला तुम अपने घर में फैन देखते होगे तो सर्कुलर पाथ है जो हम लोग अभी नाम रखने वाले हैं, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन में जो स्टार्स आते हैं, जो कॉमेट आते हैं, वो हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। सैटेलाइट जो अर्थ है सन के अराउंड, जो मून है अर्थ के अराउंड, ये सब जो गैलेक्सीज हैं, जो स्टार्स हैं, स्टार सिस्टम है, उसमें ये सब पाथ होते हैं। तो जो हमारे रियल लाइफ में जनरली जो पाथ दिखते हैं उनका हम नाम रखें। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबका नाम क्यों नहीं रखे, क्योंकि सबका नाम रख देंगे, इनफाइनाइट तरह के कर्व होते हैं, सबका नाम रख दें तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी केवल नाम याद रखने में। यही रीजन है कि कुछ ही के नाम रखे गए, हर एक के पीछे रीजंस हैं, है ना। तो अब ये है कि अननोन कर्व कहाँ मिलेगा, तो ये बहुत रेयर मिलेगा, ये न्यूमेरिकल के नाम पे मिलेगा, ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिलेगा। फिजिक्स में यदि हम लोग कुछ रिलेशन दे देंगे अजीब सा बात, उसकी डिस्कशन की होगी, उसके वेरिएशन की होगी, उसके वैल्यूज़ की होगी, किसी मोमेंट की होगी, तब उसमें ये इस तरह की बात आएगी। नहीं तो 99.9% वही बात होगी फिजिक्स में जो नोन कर्व्स की होगी। और रीजन है, फिजिक्स में हम लोग 99.9% वो चीज पढ़ते हैं जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जो नेचर में होता है, ठीक है। ओके, एनीवे,
तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं इसी में आप लोग लाइन बना बना के आप लोग इसको डिवाइड करते रहिएगा और बनाते रहिएगा। मैं इसको मिटाता हूं और आप लोग बनाइएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि अननोन कहां पे होगा? आप लोगों को समझ में आया? जिनका नाम नहीं होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं थर्मोडायनामिक्स में जो हीट पढ़ाया जाता है, जो आप लोग आइडियल गैस इक्वेशंस भी पढ़े होंगे, तो देखो ना, प्रोसेस दुनिया में कितने तरह के हो सकते हैं ना, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाएंगे भी हम लोग, तो उसमें देखोगे तो प्रोसेस तो इनफाइनाइट है, पर उसमें देखोगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, बोथ हो तो आइसेंट्रोपिक, 4 या 5 तरह का। तो क्या इतने ही तरह के दुनिया में प्रोसेस होते हैं? नहीं, इनफाइनाइट तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं, पर नाम इसलिए 4-5 रखा गया है जो आप पढ़ेंगे मेनली 99.9%। रीज़न ये है क्योंकि वही हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। गाड़ियाँ जो बनती हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो बाइक चलाते हैं, कार चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं वो यही वाले होते हैं, इसलिए इनका नाम है। नहीं तो केवल इतने ही प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं होते। जो PV = nRT वाला जो आप पढ़ते हैं, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन है। सो ये नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। हाइपरबोला ये होता है ना, एक्स और वाई। हम लोग देखेंगे कि इसका ये थोड़ा अलग क्यों है। कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते, कहते हैं सर ये भी तो पैराबोला है ना। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मामले में। हालांकि मैथ्स में और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बता दूंगा। लेकिन ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी पढ़ेंगे, देखेंगे अभी। फिलहाल बस बना लीजिए, हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इक्वेशन वाइज और शेप वाइज भी अलग अलग है ना। दूसरा है सर्कल। अभी जिसकी बात कर रहा था कि अपने रूम में तुम लोग देखो कि जो फैन घूम रहा है उसके हर एक पॉइंट क्या कर रहे हैं, कैसा मोशन हो रहा है जो रूम में आपके फैन घूम रहा है। अगला पॉइंट है, यदि हम बात करें तो कहेंगे कि sin x y बराबर sin x y बराबर cos x। तो हम लोगों को, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। y बराबर cos x sin x, ऐसे है ना। और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि sin x कैसे, जैसे लग रहा है सांप की तरह भाग रहा है, ओरिजिन से शुरू होता है और ऊपर नीचे ऐसे होते हुए इसके क्रॉस। और cos x में अंतर ये है कि ओरिजिन से नहीं शुरू होता, ऊपर से, है ना। आप लोग मैथ्स में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फिजिक्स में हमें शेप याद रखने के नाम पर ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यदि मैं कहूँ कि कुछ और भी बातें कर लेते हैं, तो यदि बात की जाए कि y बराबर tan x बात करें, tan x, तो हम लोग देखेंगे कि tan x में ऐसे बात होती है, ऐसे, है ना। यदि बात करें y बराबर e⁻x की बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि e⁻x ऐसा होता है। यदि हम लोग कहें y बराबर log x की बात करें, log x, तो y बराबर log x ऐसा होता है। हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, देखेंगे। y बराबर यदि हम लोग कहें mod x, जो एक नया ऑपरेटर है, तो हम लोग देखेंगे mod x ऐसा होता है। हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं है कि हम लोग mod की बात करते, लेकिन मैं तो आपको ऐसे ही बता दिया कि आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये शेप वैल्यूज रख के ग्राफ खींचे जाते हैं, और हम लोग देखेंगे कि ग्राफ खींचेंगे कैसे। जैसे किसी का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये कैसे फटाफट ये खींच दे रहे हैं, आखिर ये कहाँ से आया है।
वेट एंड वॉच, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा कि कहाँ से आया है और कैसे आया है, कितने दिनों में आया है, कितनी लंबी यात्रा रही है इसकी, तो सब हम लोग करेंगे, है ना। ये समझने की कोशिश करना है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे और शेप थोड़ा याद रखेंगे। बाकी तो हम तो आपको बता ही देंगे कि ये सब रीजन, कहीं ग्राफ खींचने की जब बात होगी तो हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे खींचेंगे, है ना। तो देखते हैं। अब हम लोग जब ये जान गए, अच्छा एक और चीज, हम लोगों को ये इतना फटाफट में खींच दिया, शेप थोड़ा याद रखिएगा। क्यों, क्या ज़रूरत है कि आज मैं ग्राफ पढ़ाना पड़ा, जबकि मैथ्स में आपको पढ़ना ही है। इसलिए क्योंकि हमारी शुरुआत अब ग्राफ की हो जाएगी जब हम लोग मोशन इनवर्सली पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे तो। और जब उसमें अजीब से रिलेशन मैं दे दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, चाहे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा, एग्जाम फेस करेंगे टेस्ट में, तो आपको प्रॉब्लम ये होने लगेगी कि ग्राफ दिया होगा तो पता नहीं चलेगा, चाहे ग्राफ खींचना होगा यदि क्वेश्चन दे दूं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कैसे खींचें। तो शेप हम लोग याद रखेंगे ना, थोड़ा जल्दी से समझ पाएंगे कि हमें कैसा खींचना है। वैसे भी जब पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ अब ठीक है, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको डिवाइड करके बताया कि किस तरीके से हम लोग किसी ग्राफ को देखेंगे। अब रही बात की प्लानिंग के तौर पे, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो आपको खुश हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। और उसमें आप लोगों को ज़रूरत होती है बस एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, और या स्लोप की पॉइंट और स्लोप की ज़रूरत होती है, या 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। इतना ही सफिशियंट है। आप लोग देखे भी होंगे, मिटा दिया नहीं तो उसमें बताता है एम और सी, है ना, बस इतना ही ज़रूरत है। लेकिन कर्व के लिए 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट से काम नहीं चलता। यही कारण है कि मैं आप लोगों को शेप बताया हूं। फिर से दिमाग में बैठाओ, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्राफ है जिसको खींचने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट होता है, या 1 पॉइंट और स्लोप सफिशियंट होता है बस, और खींच देंगे, और वो स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन। लेकिन कर्व के लिए इसको मैं स्ट्रेट लाइन नहीं कहूंगा, कहिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसको कर्व नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो मैं ऐसे ही आप लोगों को मॉड के नाम पे बता दिया था, दिस इज नॉट अ कर्व। बल्कि आप भी इसको मिटा दिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मैं फंक्शन के नाम पे एक तरह से बता दिया था कि क्योंकि इसी में इस तरह की बात होगी। सो दिस इज नॉट कर्व, लेकिन बाकी सब कर्व था, तो ज्यादा अच्छा है कि आप भी उसको काट दीजिएगा। एनीवे, तो कर्व वाला ग्राफ खींचने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? क्वेश्चन है, कर्व वाला ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? इसका जवाब है न 1, न 2, न 3, न 4, न 50। हम लोग को जरूरत बहुत सारी, इन्फाइनेटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। और पता है ये कब पड़ती है? पड़ती तो हमेशा है, लेकिन फिलहाल के नाम पर अननोन में पड़ेगी। बहुत सारा चीज़ हम लोग को चेक करना होगा, देखना होगा, कर्वेचर, स्लोप, मैक्सिमा, मिनिमा, इनिशियल पोजीशन, दिस एंड दैट, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। लेकिन ये सब नोन इसलिए किया गया है ताकि हम लोग जल्दी से समझ पाए। अननोन तो वैसे भी नहीं पता चलेगा, लेकिन ये वाला जब नेचर आएगा तो हम लोग समझ पाए कि शेप ऐसा ही बनाना है। तो ये मेरे पढ़ाने का मकसद ये था कि हमारे दिमाग में आ जाए कि शेप यही है जो हमें बनाना है, इसलिए ऐसा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, और एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि किसी ग्राफ को खींचने के लिए कौन से स्टेप्स हैं। तो इससे पहले कि मैं बल्कि स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाऊँ अलग से, सबको मैं पढ़ाऊँगा जो नोन है अभी फिलहाल। तो इससे पहले कि मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊं अलग से, और पूरे फिजिक्स में ज़रूरत है, तो उससे पहले ही ज़्यादा अच्छा है
कि आप स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ लिखिए, स्टेप्स टू ड्रॉ ग्राफ। सभी लोग लिखे स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ, बल्कि ये लिखिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा ये टफ लग रहा हो, तो केवल बनाना है, बहुत घबराना नहीं है कि इतना सारा मैं शेप बना दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, मैं फिर से आप लोगों को एक एक पार्ट अलग से पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, है ना, देखेंगे हम लोग, बड़ा इंजॉय करेंगे हम लोग। हालांकि मैं लॉजिकली सारा चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, पर कई लोगों के क्वेश्चन, जैसा कि मैं बोलता रहा हूं कि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आते रहने चाहिए कि ये कैसे हो गया, कैसे खींच दिए आप, ये कहाँ से आ गया, हम लोग कैसे मान लें कि ये सही है, ये इधर क्यों नहीं हो सकता था। ये सब, इसका सबका आंसर आपको धीरे धीरे सब मिलता चला जाएगा। वेट एंड वॉच। एनीवे, सो पहला स्टेप लिखो, फटाक से पहला स्टेप लिखो, ताकि हम लोग कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे। पहला, वेरी फर्स्ट, फर्स्ट ड्रॉ द एक्सिस, पहला वाला पॉइंट लिखो, फर्स्ट लिखो, पहला ड्रॉ एक्सिसेस ऑफ ग्राफ। मतलब आप यहां पे क्या रखना चाहते हैं और यहां पे क्या रखना चाहते हैं, पहले वो एक्सिस खींचिए। ये ना हो कि आप वाई एक्स के टर्म में जो मैथ्स पढ़ते हैं वही लिख दें। वीटी ग्राफ खींचना है तो इसको लिखिए वी है और ये टी है, और वी लिखिए और टी लिखिए, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि एक्सिस का नाम ही नहीं लिखते। अब बताओ, बिना एक्सिस का नाम लिखे पता नहीं ग्राफ कैसे कोई खींचता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। सो फर्स्ट ड्रॉ द एक्सिसेस ऑफ द ग्राफ। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फाइंड रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फाइंड रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। और आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो इफ पॉसिबल, मतलब संभव हो तो। फाइंड रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, इसका मतलब जिनका ग्राफ खींचना है उसके बीच में रिलेशन पाना होगा। अब ये इसका क्या मतलब है कि इफ पॉसिबल, संभव हो तो, क्योंकि रिलेशन आपको तब नहीं मिलेगा जब उन दोनों में से जिसका ग्राफ खींचना है वो कांस्टेंट होगा, तो आपको रिलेशन नहीं मिलेगा। तब आप खोजने की कोशिश मत करिएगा, और वो केवल आपको ग्राफ खींचना होता है कांस्टेंट वाला। और कांस्टेंट का ग्राफ मैं आपको बताया था, फिर से याद दिला देता हूं, ध्यान से सुनना। कांस्टेंट का ग्राफ, एक्स का तो अपना नेचर है, उसे बढ़ते ही रहना है। दिमाग से सोचो, एक्स हमेशा क्या ही होना है, बढ़ते रहना है। ये वाला जो एक्सिस है, ग्राफ किसका खींचते हैं, वाई का। ये कौन सा एक्सिस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये कौन सा होता है, डिपेंडेंट होता है। ग्राफ किसका खींचते हैं, इसका खींचते हैं, और किसके अगेंस्ट खींचते हैं, इसके अगेंस्ट खींचते हैं। इसका तो बदलते रहना तय है, लेकिन इसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो रिलेशन तब नहीं मिलेगा जब ये वाला कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के लिए रिलेशन खोजने की कोशिश मत करना। और कांस्टेंट कैसा ग्राफ होता है मैं आपको बता रहा हूं, केवल यही कांस्टेंट का ग्राफ होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस, चाहे यहां पैरेलल हो, चाहे यहां पैरेलल हो, चाहे यहां पैरेलल हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो होता है। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट ग्राफ नहीं होता। एनीवे,
तो एक तो ये है कि पहले तो कांस्टेंट होगा, तो पहले हम लोग देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोर्स कांस्टेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। मतलब हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, और कांस्टेंट होता तो सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कांस्टेंट होगा, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं। अब ये है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो खुश हो जाइएगा, लेकिन यदि कर्व हुआ ना तो आप गम में जा सकते हैं, लेकिन उस गम में भी खुशियां खोज सकते हैं यदि नॉन कर्व हुआ तो, जिसके बारे में पहले से हमें आइडिया है कि कैसा शेप होगा। लेकिन अननोन कर्व हो गया ना तो आप गम में डूब सकते हैं। वो आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि शेप उसका कैसा होगा। बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब अननोन वाला ग्राफ आएगा। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा। तीसरा सभी लोग लिखो। तीसरा पॉइंट है, हम लोग सोचेंगे, थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्राफ, राइट डाउन इट, थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्राफ। तीसरा स्टेप वाइज, थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्राफ? क्या मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है। कर्व है तो नोन है कि अननोन है? नोन है तो उसमें कौन सा वाला है, अंडा वाला है कि सर्कल गोला वाला है कि एक्सपोनेंशियल वाला है कि सांप की तरह है? कौन सा वाला है? साइन एक्स कॉस एक्स वाला है? कौन सा वाला है? ऐसा शेप वाला है, ऐसा पैराबोला वाला है? कौन सा वाला है? तो हम लोग नेचर समझने की कोशिश करेंगे, और घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे सोचेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। बस ये तो मैं ऐसे ही स्टेप लिखवा दे रहा हूं, इसी को मैं याद दिलाऊंगा आपको। नेक्स्ट, जब शेप सोच लेंगे हम लोग, शेप चाहे जैसा भी हो, स्ट्रेट लाइन हो खुशी की बात है, नोन कर्व है तो ठीक है, थोड़ा कठिन है, अननोन है तो बहुत कठिन है, तो बहुत मेहनत करेंगे, खींचेंगे, लेकिन कम से कम सोच तो लिए कि बहुत कठिन है, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि शेप क्या है इसका। चौथा ध्यान से, फाइंड सम पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, राइट ऑन इट, फाइंड सम पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, find some points of graph, find some points of graph, especially axis intercepts, write down, especially axis intercepts। अब क्वेश्चन है कि ये जो लिखवा रहा हूं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, चौथे वाले में बता देता हूं, x0 तो पता करना है कि y कितना है, या फिर y0 तो पता करना है कि x का क्या हिसाब किताब है, या फिर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो पता करना है कि y के बारे में y क्या हो रहा है। और जब y टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे पता करने की कि x का, जब x बहुत बड़ा हो रहा होगा, x बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो हमें देखना है कि y का क्या हो रहा होगा। y भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि y किसी चीज को कांस्टेंट होने जा रहा है, कि y कम होकर 0 होने जा रहा है, कि y नेगेटिव होने जा रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जिसका ग्राफ खींचना है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या दो पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे x और y एक्सिस को ग्राफ काटता है, इंटरसेक्ट कर लीजिए। जब x 0 करते हैं किसी रिलेशन में, अच्छा फिर से याद दिला दूं, फिजिक्स में यहाँ पे v होगा, यहाँ पे t होगा, फोर्स होगा, टाइम होगा, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, है ना, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये नहीं कि एक्स वाई मैथ्स की तरफ पढ़ लिए,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि फिजिक्स में बच्चे मैथ्स वाला भी ग्राफ नहीं खींच पाते, जबकि वो जानते रहते हैं कि वो कैसे होता है क्या होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी का नाम बदलता है वो नहीं खींच पाते। तो ये कौन सा पॉइंट है? जब x जीरो करेंगे, एक क्वांटिटी को दिमाग में बैठाओ, जब एक क्वांटिटी को हम लोग जीरो करते हैं तो वो दूसरे एक्सिस को कट करता है, और जितनी जगह कट करता है सारे वैल्यूज आ जाते हैं। और जब y इज इक्वल टू जीरो करते हैं दूसरे क्वांटिटी को, vt है ना, एक्स वाई केवल नहीं, दूसरे क्वांटिटी को जीरो करते हैं रिलेशन में। एग्जांपल ले लूं क्या? एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। टी को मान लीजिए vt ग्राफ है ना, देखिए बना भी देता हूं, खींच नहीं रहा हूं, केवल बना रहा हूं, v एंड t। जब मैं t को जीरो करूंगा तो किस एक्सिस को कट कर देगा? v को। और जब मैं v को जीरो करूंगा तो ये ग्राफ किसको कट कर देगा? t को। अब तो समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा है कि जहां पे कट करेगा वो हमें निकालना होगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और ऑब्वियस ही बात है कि ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब मामूली बात नहीं है, ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है, ये बड़ी चीज है। इसका मतलब वो हमें पता करना जरूरी है, एक पॉइंट, बड़ा पॉइंट। अगला स्टेप लिखिए, पांचवा पॉइंट लिखिए, फिफ्थ। Find local maxima, minima and extreme points. Find local maxima, minima and extreme points। अब क्वेश्चन ये क्या आ गया नया चीज? क्वेश्चन ये है कि ये नई चीज क्या आ गई? जरा ग्राफ पे गौर करो तो हम लोग एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसे कहते हैं आसपास। लोकल मतलब क्या होता है? लोकल मतलब होता है आसपास, थोड़े से डोमेन में। कहते हैं ना कि ये लोकल आदमी है, लोकल आदमी है मतलब यहीं का है, लोकल ट्रेन है मतलब यहीं आती जाती है। कहते हैं फैन, ये फैन लोकल है। लोकल मतलब ये नहीं होता कि ये खराब है, लोकल का मतलब होता है ये यहीं पे बनता है, प्रोडक्शन हाउस इसका यहीं पे है। कई लोग तो कहते हैं कि लोकल फैन है मतलब खराब है। एनीवे, सो ये देखो, ये y, इसी ग्राफ वैल्यू y, ये तो x है ही। ये देखो, ये मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल, ये भी लोकल मैक्सिमा है। और ये देखो, ये लोकल मिनिमा है। अपने आसपास में जो सबसे कम वैल्यू है, देखो नीचे सबसे कम वैल्यू है, आसपास में जो सबसे कम वैल्यू है उसे लोकल मिनिमा कहते हैं। और आसपास में जो सबसे ज्यादा वैल्यू, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो आसपास में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। तो ये भी हमें पाने की जरूरत होगी, हालांकि ये मैथ्स में ज्यादा होता है, हम लोग फिजिक्स में कम जरूरत पड़ेगी। दिमाग में बैठाओ, हमें मजबूरी में इतना मैथ्स की तरह चीजें पढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरा है। मैथ्स सब कुछ पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। मैं तो ये कहूँ यदि कि जब मैथ्स अच्छे लेवल पर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिजिक्स एक तो अपने आप में विजुअलाइजेशन में, ऑब्जर्वेशन में कठिन होता है, और ऊपर से मैथ्स के क्वांटिटीज और उसके अपने जो उसका नेचर है, मैथ्स का जो स्टडी का ज्योमेट्री है वो आ गई, फंक्शन आ गया, है ना,
अब सोचिए तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो फिजिक्स के कठिन होने का ये सब रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कोर्स में सब कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना। और लास्ट स्टेप लिख लीजिए, देन ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा हाँ, ये भी है कि आप कह सकते हैं कि सर लोकल मैक्सिमम ना एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्यों बोले? ये देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स, इस एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब जानते हैं आप लोग? एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जहां तक हमें डोमेन अलाउ करता है। डोमेन मतलब जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। जैसे हम कह दें कि हमारी वेलोसिटी, ठीक है, हमारी वेलोसिटी, जैसे बाइक में देखे होंगे गाड़ी में इंजन का अपना पावर होता है, हमारी वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती ना, 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है। एग्जाम्पल ले लें, देखिए मान लीजिए v है और काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सुनो मेरी बात। y एक्सिस काइनेटिक एनर्जी है और ये v है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv² होता है। और यहाँ पे स्पीड है, वेलोसिटी, स्पीड फिलहाल। अब बताओ, तुम्हारी बाइक तो 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती ना यहाँ से, तो इसके आगे कहाँ से खींचोगे? इसका मतलब ये है कि हमारा जो डोमेन है कहीं कंस्ट्रेंट हो, कंडीशनल हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, कि यही हो ही सकता है। तो हमें इनिशियल वाला और फाइनल वाला जो डोमेन है उसकी वैल्यूज़, उसके लिए हमें देखना होगा कि उनकी वैल्यूज़ क्या है ग्राफ के लिए। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और बाइक का यदि मास मान लीजिए 200 kg है, बाइक का मास 200 kg है, स्पीड 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम लोग निकालना पड़ेगा ना ये वाला पॉइंट। तो यही बात हो रही है। तो अब हम लोग तैयार हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए, पैराबोला पढ़ने के लिए, सर्कल पढ़ने के लिए, एलिप्स पढ़ने के लिए, सब चीज़ पढ़ने के लिए अब हम लोग बिल्कुल फिट हैं और अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर बन चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाला है हम लोगों को, अब पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि देखो हमें क्या करना है, क्या पाना है, कैसे सोचना है। जितना पॉइंट्स लिखवाया हूँ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखवा दिया, लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे कि देखो यहाँ पे ऐसे है तो वैसे है तो ये है, और आप इतने बॉन्ड हो जाएंगे कि दुनिया के सारे ग्राफ को देखना सीख जाएंगे, केमिस्ट्री का भी और मैथ्स का भी। चलिए हाँ, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन। फटाफट हम लोग पढ़ लेंगे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सब इलिप्स सर्कल पढ़ लेंगे। फिर अपना हम लोग उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो एक मजेदार टॉपिक है। डिफरेंशिएशन पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा, मतलब पूरी दुनिया को बदल के रख दिया इसने, डिफरेंशिएशन ने, इंटीग्रेशन ने, कैलकुलस ने, है ना। चलिए, तो हम लोग को देखना ये है कि ये है ग्राफ, ठीक है, ये है ग्राफ। हम लोग को समझना ये है कि जो एक्स डायरेक्शन से जो थीटा बनता है ना, जो एक्स डायरेक्शन से जो थीटा बनता है किसी स्ट्रेट लाइन का, उस थीटा को स्लोप नहीं कहा जाता, टैन थीटा को स्लोप कहा जाता है ना। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या है भाई, जरा बताओ? y बराबर mx प्लस सी होता है, जिसमें से इसको क्या कहा जाता है? स्लोप, और इसको क्या कहा जाता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ कट कर रहा है ना, यही देखो, यही वैल्यू c है। देखो y को जहां काटता है ना, अभी आज बात हो रही थी कि एक्सिस को कहाँ काटता है,
तो जहां y को काटता है वही c है, ये c है, वैल्यू c है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। ये दो हमेशा क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये दो हमेशा क्या होते हैं भाई, वेरिएबल होते हैं। और बाकी सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। किसी भी ग्राफ में, कर्व में भी वेरिएबल कितने होते हैं भाई, दो। यदि कर्व में किसी रिलेशन में वेरिएबल 3 है, खोपड़े में बैठाओ, वेरिएबल 3 है, तो उसमें से एक को सब्स्टिट्यूट करो, एक को निकाल के सब्स्टिट्यूट करो कुछ और पढ़ लिख के उसको क्वेश्चन को, और कितने में लेके आओ, 2 में। बड़ा पॉइंट है ये, खोपड़े में बैठाओ। हाँ, जरा ध्यान से, स्लोप किसे कहते हैं भाई, स्लोप m होता है, और m क्या होता है, tan थीटा होता है। m क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस से, x डायरेक्शन से एंगल होता है। यदि एंगल ऐसा हुआ, x से ऊपर हुआ तो प्लस एंगल, और x से नीचे हुआ तो माइनस एंगल, और इधर ही हुआ तो जीरो एंगल। तो रिफरेंस क्या है, x। ऊपर हुआ तो प्लस एंगल, नीचे हुआ तो माइनस एंगल, और ऐसे ही रहा तो जीरो एंगल। इसका मतलब साफ है, जब जीरो होता है, कोई डायरेक्शन ऐसे होता है किसी स्ट्रेट लाइन का जिसे कांस्टेंट कहते हैं, उसका स्लोप कितना होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, तो या तो हमें स्लोप कोई दे दे और कोई एक पॉइंट इंटरसेप्ट टाइप का या कोई भी पॉइंट दे दे, हम खींच लेंगे। हम लोग बाद में देखेंगे कैसे खींचेंगे। और दूसरा एक और क्या पॉइंट होता है, जरा देखो तो, यदि ये x1 और y1 है और x2 और y2 है, 2 पॉइंट है। इमेजिन करो कि हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचे हैं, हम केवल 2 पॉइंट हम लोग को मालूम है, तो क्या स्केल लगा के और लाइन नहीं खींच दोगे? इमेजिन करो कि हमारे पास 2 पॉइंट है केवल, तो क्या हम लोग स्केल लगा के उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके खींच नहीं देंगे? तो स्ट्रेट लाइन कितना सिंपल सा है, ये हमें समझने की जरूरत है। अब रही बात 2 पॉइंट इक्वेशन, सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सभी लोग 2 पॉइंट इक्वेशन, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1। मैं ये सब इतना क्यों बता रहा हूं पता है, ये मैथ्स की बातें इतनी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग केवल ऐसे न पढ़ें कि फिजिक्स में 99% 1% छूटे। मैं ये चाहता हूँ कि कहीं पे थर्मोडायनामिक्स में कहीं पे ग्राफ दिया हो, उसके 2 पॉइंट्स दिए हो, VT दिया हो 2 पॉइंट्स दिए हो, XT दिया हो 2 पॉइंट्स दिए हो, ग्राफ बना हो, और स्ट्रेट लाइन निकाल के कुछ पाने की कोशिश में हम लोग चाहें तो हम लोग लिख पाएँ। हालांकि ये रेयर केस होता है, लेकिन पूरा अच्छे से मतलब पढ़े तो पढ़ें, ये ना कि चलो ठीक है भाई ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या नोन है, जरा देखो। यदि 2 पॉइंट दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 गिवन रहेगा, तो ये देखो सब गिवन है, 1 2 ये सब सारा चीज। केवल वेरिएबल 2 ठो है, देखो x और y 2 ही वेरिएबल, जैसा कि मैं कहा था, बाकी सब नोन है। तो इस फार्मूले को याद करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि हम लोग रिड्यूस करें तो देखते हैं कि ये जो जनरल केस है, ये जनरल केस है स्ट्रेट लाइन का, ये क्या है, ये कैसे सेम कैसे है, ये तो अलग दिख रहा है। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। y माइनस y1, जरा यहां देखो तो, जानते हो हम लोग इसे ही स्लोप कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। ये जो दिख रहा है ना,
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये जो दिख रहा है ना, इसे ही स्लोप कहा जाता है। तो देखो यही स्लोप है, यही tan थीटा होता है। यदि ये आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो ये दिस इज व्हाट y2 माइनस y1, दिस इज x2 माइनस x1, और यही tan थीटा है। देखो आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? स्लोप एंड वन पॉइंट इक्वेशन। ध्यान दे रहे हो? एक पॉइंट x1 y1 कोई दे दे और स्लोप कोई दे दे तो हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। दूसरा एक और चीज बताएं आपको, ये स्लोप एंड वन पॉइंट, मैं हमको यहां पहुंचना है, जरा मल्टीप्लाई करो इसको इधर करो, देखो क्या मिलता है। ये देखो mx प्लस ये y1 उधर लेके जाओ, y1 माइनस mx1। जरा यहां से जरा लौट के यहां पे आओ, यहां पे आओ, y बराबर mx प्लस c, वेर c इज वॉट y1 माइनस mx1। आपको नहीं लगता है? देखो ये नोन था ना, ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था। देखो ये जो दिख रहा है ना y बराबर mx प्लस c, इसका मतलब या तो ये कह लो, या तो ये कह लो, या तो ये कह लो, कुछ भी कर लो। अच्छा हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, फिजिक्स में जब ये याद रहेगा तो कुछ क्वेश्चन अजीब अजीब से होंगे, कर लेंगे। नहीं याद है तो मैथ्स में याद करना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको ये सब मेरी बातें आपको कम समझ में आई, खोपड़े में बैठाओ, ये बातें आप लोगों को फार्मूला वाइज कम समझ में आई, जो मैथ्स का हिस्सा था, कोई बात नहीं। ये तो मैं इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि जब बहुत कठिन क्वेश्चंस होंगे, तो आप नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन वही वाला है जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। तो मैं कुछ न छोड़ने की कोशिश में आप लोगों को को बता दे रहा हूं, ठीक है? तो कोई बात नहीं। सो हम लोग ये समझे कि ये चीजें क्या होती हैं, और अब फटाफट खींचते हैं ग्राफ, ठीक है? इतना जानने के बाद स्ट्रेट लाइन का सभी लोग चलो आंसर करना। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, चलो सभी लोग इसको लिख लो और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन करो, चलिए सभी लोग फटाफट क्वेश्चन करिए। हम लोग करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। सभी लोग लिखिए और हमको आंसर करिएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। फर्स्ट, दूसरा, चलिए करिए। मैं जानबूझ के वी टी दिया हूं, एस टी दिया हूं, क्यू आई दिया हूं और एक्स भी दिया हूं। मैं जानबूझ कर मैं क्वांटिटी का नाम बदला हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मैथ्स की तरह वाई एक्स के टर्म में पढ़ाऊं, मैं नहीं चाहता, ताकि ऐसा ना हो जाए कि वाई एक्स में पढ़ें और आप लोग फिजिक्स वाला जब आए तो आप कहेंगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, कैसे करेंगे, क्या कैसे होगा ये, है ना? तो मैं जानबूझ के आप लोगों को समझाने की कोशिश में कर दिया। चलिए करिए, पहला वाला ग्राफ खींच लीजिए और बताइए। हम लोग खींचते हैं, मैं फॉलो करता हूं स्टेप ना। चलो स्टेप देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात।
चलो ये वाला करता हूं। पहला स्टेप क्या होता है यार, याद है आप लोगों को? पहला स्टेप है हम लोगों को एक्सिस बनाना है, ठीक है। पहला स्टेप है हम लोगों को एक्सिस बनाना है, वी और टी। आप लोगों को याद है वी इसी पे रहेगा, टी इसी पे रहेगा, याद है कि टी तो इसी पर रहेगा। तो पहला है हम लोगों को एक्सिस बनाना है। अब वो जो मैं स्टेप्स लिखवाया था उसकी बात अब होने लगी है और होती रहेगी और 2 साल तक होती रहेगी, ठीक है। अब हमेशा ही होती रहेगी ये बात जो स्टेप्स लिखवाया था। तो पहला मैं एक्सिस बनाया। दूसरा अगला स्टेप है, फिलहाल तो ये सब स्ट्रेट लाइन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब आप लोगों को स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि किसी के जब ग्राफ आप लोग फिजिक्स में देखेंगे, क्वेश्चन या एग्जाम में देखेंगे, तब तो आपको ऐसे ही सोचना होगा। तो अगला एक्सिस खींचने के बाद अगला स्टेप है नेचर कैसा है ना, नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा है तो देखो नेचर कैसे पहचानेंगे, पावर 1 1, ध्यान से वेरिएबल का पावर 1 1 होगा। वेरिएबल का खोपड़े में बिठाओ, दुनिया में कहीं पे भी वेरिएबल का पावर 1 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एक और स्ट्रेट लाइन होता है जो ये वाला स्लोप 0 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो चलो ध्यान से दिमाग में बिठाओ, दुनिया में कितने तरह का स्ट्रेट लाइन होता है भाई? या तो कांस्टेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, दिमाग में बैठाओ, या तो कांस्टेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जिसका रिलेशन नहीं होता, या रिलेशन होता है तो पावर 1 1 होना जरूरी है। यदि पावर 1 1 नहीं हुआ तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, वो कर्व ही होगा, कर्व ही होगा। हम लोग बाद में और एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिकली, तो देखेंगे कि पावर 2 2 होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पॉसिबल है, पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, 3 स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, पर केवल स्ट्रेट लाइन एक ठो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है। अब हमें पता चल गया कि पावर v का पावर 1 है, t का पावर 1 है और स्ट्रेट लाइन है, तो ये खुशखबरी है आपके लिए, ये आपके लिए खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और आसानी से खींचा जा सकता है, तो खींचते हैं। चलो दूसरा अगला पॉइंट, t0 रखो, सभी लोग t0 रखो तो तुम्हें v-3 मिलेगा। करो सभी लोग, t0 रखो तो तुम्हें v-3 मिलेगा। इसका अच्छा एक और चीज है जो तुम्हें ध्यान देना है, वो भी समझो। जब t0 रखोगे तो पॉइंट तुम v पर दिखाओगे, और जब v0 रखोगे तो पॉइंट तुम t को दिखाओगे, क्योंकि t को कट करेगा। तो जब t0 करेंगे तो किसको कट करता है? दूसरे को। और जब दूसरे को 0 करते हैं तो किसको कट करता है? पहले को। खोपड़े में बैठाओ, तो t0 रखो, ये 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा v-3। बताओ, इस पे दिखाना है तो यहां 0 होता है, यहां +3 होता है, यहां -3 होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, v0 रखते हैं, v0 रखेंगे तो किस पे दिखाएंगे? t पर दिखाएंगे। v0 रखेंगे तो ये किसको कट करेगा? t एक्सिस को कट करेगा, चाहे प्लस में कट करे, चाहे माइनस में करे, चाहे 0 पे करे। तो v0 रखो, तो सभी लोग v0 रखो और तुम्हें मिलेगा, v0 रखने पे मिलेगा, v0 पे तुम्हें मिलेगा t बराबर 1.5 मिलेगा, +1.5 मिलेगा। सभी लोग रख के देखो, प्लस मतलब इधर के इधर 1.5 या 3/2। आपको नहीं लगता है कि 2 पॉइंट काफी है? ये देखो ग्राफ है, 2 पॉइंट। हम लोग 2 पॉइंट चाहिए था। दिमाग में बैठाओ, किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट काफी होता है, 2 पॉइंट काफी होता है।
आप लोगों में से 99% लोगों का गलत हो गया होगा, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है, जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं जिसको हमें जानना होता है, कुछ अजम्पशन होते हैं, है ना, कंसिडरेशन, उसको जानना होता है। और क्या जानना होता है? टाइम मेंशन न हो, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम मेंशन न हो, टाइम मेंशन न हो तो टाइम जीरो से ही शुरू हुआ मानते हैं, बाय डिफॉल्ट मानते हैं। ये अजम्पशन है, इसके पीछे रीजन नहीं है, बस यही है कि कुछ न मेंशन हो क्वेश्चन में या कहीं पे बातचीत में, तो शुरू में टाइम को जीरो माना जाता है, मेंशन ना हो तो इसका मतलब टाइम पीछे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये ग्राफ पीछे नहीं आ सकता, इसका मतलब जो ग्राफ पीछे बनाए हैं वो सही नहीं है। पर ध्यान रखना, ये केवल टाइम के साथ होता है। इस तरह की कुछ कंस्ट्रेंट्स और क्या होते हैं, जिस तरह से कुछ न मेंशन हो तो टाइम माइनस नहीं होता, उसी तरीके से मास माइनस नहीं होता, डिस्टेंस माइनस नहीं होता, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता, इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी माइनस नहीं होता, इसी तरीके से वॉल्यूम माइनस नहीं होता, डेंसिटी माइनस नहीं होता। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये सब चीजें हैं जिनको हम लोगों को आगे से ध्यान रखेंगे। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? इस बात का ख्याल रखेंगे कि टाइम माइनस ये पीछे वाला नहीं खींचेंगे। सभी लोग ये वाला खींचो, जल्दी से फटाफट खींचो, तो सभी लोग सेकंड खींचो, सेकंड। सभी लोग सेकंड खींचो और जल्दी से आंसर करो। हम देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से इसको खींचिए सेकेंड वाला। चलिए स्टेप को फॉलो करते हैं। जो लोग नहीं सीख पाए हैं उनके लिए मैं ग्राफ खींच रहा हूं। एस और टी, चलिए याद करिए कि मैं कैसे स्टेप बताया हूं। सबसे पहले एक्सिस, जो लोग एक्सिस नहीं बनाए हैं और ऐसे ही खींच दिए हैं उनका ग्राफ गलत है। पहला पॉइंट आपके लिए, यदि एक्सिस नहीं बनाए, नहीं लिखे हो, एक्सिस लिखे नहीं हो, एक्सिस बनाए तो होगे लेकिन लिखे नहीं हो, तो तुम्हारा ग्राफ गलत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्राफ इसका खींचना है, एक्सिस में लिख चुका हूं। नेचर में जानना चाहता हूं, नेचर है पावर वन स्ट्रेट लाइन, खुशखबरी है। पावर 1 है, खुशखबरी है, स्ट्रेट लाइन होगा। 2 पॉइंट काफी है, आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, दोनों एक्सिस को कहां कट करेगा हम जानना चाहते हैं। T0 रखो तो T0 S मिलेगा तुम्हें 20, T0 रखो तुम्हें S 20 मिलेगा। रखो जरा S0 रखो तो तुम्हें T मिलेगा। रखो -5 मिलेगा। या S0 रख के जरा सॉल्व करो, इसको 0 रखो। क्या आप लोग खींच लिए? सभी लोग खींच लिए ये? हाँ, सभी लोग खींच लिए तो देखते हैं। चलो, जब T0 रखे थे, ध्यान से, जब T0 रखे तो ये किसको एक S को कट किया होगा। मतलब T0 रखने पे आपकी आंखें केवल इसी पे चलनी चाहिए। जब T0 रखो तो आपकी आंख इस पे चलनी चाहिए, इस पे नहीं। तो बताओ S 20, तो नीचे 20 के ऊपर 20, नीचे तो माइनस होता है, यहां 20, ठीक है। प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे और 0 है तो यहीं S। अच्छा,
एस को 0 करोगे तो टी मिलेगा, मतलब एस को 0 करोगे तो टी को कट करेगा ना। तो चलो बताओ, टी को कट करेगा तो टी कितना है, -5। तो -5 इधर होता है कि -5 इधर होता है, इधर होता है। अच्छा -5 यहां होता है, यहां ना, गलती नहीं, वी ये वाला नहीं देखना है, यही वाला देखना है। एस को 0 करने पे वो टी को कट करेगा, -5 यहां होता है, ठीक है। और हम लोगों को दिमाग में हल्का हल्का सोचना है, ऐसे ऐसे सोचना है, हल्का हल्का। अब याद करो मेरी बात, क्योंकि ये अच्छा मैथ्स होता ना तो पूरा खींच देते, लपेट के, इसको पूरा लपेट के मार देते, पूरा यहां से वहां तक सटाक से, और अपना खिंचा जाता। लेकिन फिजिक्स है, मेंशन नहीं है, तो टाइम हम लोग माइनस में लेके नहीं जाएंगे। यदि आप कहेंगे कि सर माइनस में लेके क्यों नहीं जाएंगे, तो बस इसका रीज़न फिलहाल यही है, अजम्पशन है, कंसिडरेशन है। मैं आगे क्लासेस में प्रूव करूंगा कि टाइम माइनस होता है, पर अफसोस कि कंसिडरेशन है, अजम्पशन है, ये मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट कि मेंशन ना हो तो हम लोग माइनस नहीं लेंगे, ये है। लेकिन मैं अगले क्लास में प्रूव करूंगा कि टाइम माइनस होता है, प्रूव करूंगा। जो टीचर्स कहते हैं कि टाइम माइनस नहीं होता, अगले क्लास में प्रूव करूंगा। तो ये देखो, हम लोग माइनस की तरफ नहीं जाएंगे, इधर की तरफ नहीं जाएंगे, बस यहीं रहेंगे। तो देखो इसलिए लाइन पे देखो ध्यान से, भले ही हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन खींच नहीं सकते क्योंकि टाइम माइनस नहीं हो सकता। और ग्राफ ये है, ग्राफ। तो हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे ग्राफ खींचना। यहां से आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से और पढ़ेंगे आगे। अगले क्लास में मैं प्रूव करूंगा कि टी नेगेटिव होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।